और उनको समझने की कोशिश जब आप करेंगे, लेटर ऑन लाइफ में अप्लाई करते चले जाएंगे, देन थिंग्स विल बी रियली बेटर फॉर यू। सो हम अपनी स्क्रीन की तरफ जो है वो वापस बढ़ते हैं और कुछ हम चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। सो जाने से पहले हम, हाँ, बात कर रहे थे डॉक्टर सानिया साहिबा के फ़ोन से। तो डॉक्टर सानिया साहिबा का फ़ोन ख़राब हो गया, उसने फिर फ़ोन को, हमने कोई बात की तो उसने गुस्से से सब कुछ ही डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है? तो डॉक्टर सानिया साहब को मैं बता रहा था कि एक दोस्त बड़े एक्साइटेड थे, वो कह रहे हैं कि हमने आईफ़ोन 14 आ गया, मैंने उनसे जब रिक्वेस्ट की कि आप कोई नया लेना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जी मैंने नया तो नहीं लेना, लेकिन मैंने इसलिए बताया है कि आईफ़ोन 14 आ गया है, इसका मतलब है कि आईफ़ोन 13 की प्राइस कम होगी। इसलिए चूँकि आईफ़ोन 13 की प्राइस कम होगी तो मैं आईफ़ोन 12 जो है वो ले सकूँगा, या मैं कन्फ़र्म है कि अब आईफ़ोन 11 ले सकूँगा। तो आप भी काफ़ी, 14 आ गया है तो इससे मल्टीपल ऑप्शंस आपको भी मिल सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन मार्क में हम इनडायरेक्ट चीज़ों को तो समझ चुके थे, एक्सक्लेमेशन मार्क को आपने समझना है। एक्सक्लेमेशन मार्क जो हैं वो याद रखिएगा, हमेशा इस्तेमाल होते हैं नंबर फर्स्ट पे इंटरजेक्शंस के बाद जो है, इसके बाद ये इस्तेमाल होते हैं फ्रेजेस के बाद, ये इस्तेमाल होते हैं एक ऐसे सेंटेंस के बाद जो कि कुछ एक्सप्रेस करते हो। ये वर्ड एक्सप्रेस जो है ना, ये बात कर रहा है जो आपके अंदर प्रेस चीज़ होती है, जब आप उसको दिखाते हो, उसको इंडिकेट करते हो, दैट मीन्स यू आर एक्सप्रेसिंग जो आपके अंदर दबा हुआ है, उसको ये मार्क इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये एक्सप्रेशन से मुराद हमारे पास क्या है? आपकी कोई भी सडन फीलिंग हो सकती है, इमोशंस हो सकती हैं। अच्छा, जिस तरह से अब आपने इसको पंक्चुएट करना है, ओह डियर, ये हमारे पास जो है इसको पंक्चुएट करना है आपने। ये मैंने पेस्ट कर दिया जी आपके सामने। जी, इसको आप पंक्चुएट करेंगे। इसके अंदर 2-3 चीज़ें जो हैं वो ऐड होंगी। अलास और नहीं, 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 अभी भी इसके अंदर जो है वो कुछ चीज़ें, एक चीज़ गलत है। आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ गलत है। नईम जो है वो शायद ओ के बाद आप कॉमा नहीं लगाएँगे। में सामना इसको देखने की कोशिश करें, वेरी गुड नईम, यस। ओह डियर, डियर का टी जो है वो हमारे पास छोटा आना चाहिए। ठीक है जी? अब जो है आगे चलिए। व्हाट अ terrible डे इट इज़। जी, व्हाट अ टेरिबल डे इट इज़। यस, इसमें हमारे पास जो है व्हाट अ टेरिबल डे इट इज़ में एंड के ऊपर जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा सिर्फ, ठीक है? इसमें नेम सा वाला सेंटेंस जो है वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स में एक और चीज़, और जो इसके बारे में आखिरी चीज़ है, ये देखिएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क के अंदर याद रखिएगा कि जब आप इंटरजेक्शन को यूज़ करते हैं और इंटरजेक्शन ओ आप पुट करते हो शुरू में फ़िक्रे के सेंटेंस में, तो फिर ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, ये आएगा नाउन के बाद, या आप इसको सेंटेंस के एंड पे भी लिख सकते हो। जिस तरह से अगर हम ये लिखें ओ फादर, ओ फादर, यहाँ पे मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा। ओ फादर, आई हियर द साउंड ऑफ माय ब्रदर। ठीक है? एक मैंने किया, अब एक आप करके दिखाइएगा। ओ हैमलेट,
बल्कि ये भी मैं आपको बता देता हूँ, स्पीक टू मी राइट नाउ, यहाँ पे भी आप लगा सकते हो। तो ये दोनों तरीकेकार ठीक हैं, लेकिन इसमें वजह क्या है, आपको शुरू का जो ओ है इसको मेंटेन करना है, उसको आपने चेक करना है। ठीक है, सो यहाँ तक तो जो चीजें थी हमारे पास, ये थी आपकी एक्सक्लेमेशन मार्क। एक चीज याद रखिएगा, पार्टिसिपेंट्स बहुत गलत करते हैं कि ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपने एग्जैक्ट वर्ड जो हैं वो कोट किए हैं किसी दूसरे पर्सन, और अगर जो है आप कुछ भी अपने पास से ऐड कर रहे हो तो फिर इसको इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है, और एक चीज और, अगर आपके पास एक कोटेशन है लेकिन इसके अंदर आपको कोई और कोटेशन जो है वो आइडेंटिफाई करनी, इसके अंदर आपको एक और कोटेशन जो है वो बतानी है, तो फिर आप सिंगल कॉमा का यूज करोगे। ठीक है, फिर आप सिंगल कॉमा का यूज करोगे। क्लियर, यहाँ तक पता चला? अगर क्लियर है तो आपको एक एग्जाम्पल जो है वो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्लियर है, रूल समझ में आ गया? कोटेशन के अंदर कोटेशन जो है वो सिंगल कॉमर्स के साथ होगी। अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा। यू, ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, ये कोटेशन है। यू माइट एज वेल से, अब देखें ये समझा रहा हूं, ये यहाँ पे बंद हो गई, एडिड द मार्च हेयर। ठीक है, अब यहाँ पे फिर दोबारा कोटेशन, दैट, अब क्या है, फिर अगेन एक जो है वो हमें कोई चीज बात ऐड कर रहे हैं कोटेशन को, आई लाइक व्हाट आई गेट। सो इस एग्जाम्पल में मुझे यहाँ पे मैंने ये कोटेशन के अंदर कोटेशन की, इज द सेम थिंग, ये जो है वो हमारे पास इस तरह से हम इसको मेंशन करें। यहाँ तक आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको बिल्कुल पता चल चुका है कि आप किस तरह से कोटेशन के इनसाइड पे कोटेशन इंट्रोड्यूस करवाओगे। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट तीन हमारे पास जो हैं वो ये रह गए हैं, सिर्फ पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं। अगला हमारे पास है जी डैश। डैश, अच्छा ये जो डैश है ना, ये इस्तेमाल किया जाता है जब आपको बात करते करते एब्रप्ट रुकना पड़ जाए। आप जो हैं वो इमरान खान के सपोर्टर हैं, और आपको मियाँ साहब को आप जो है वो गालियां दे रहे हैं, और अचानक से जो है वो कोई आ गया मियाँ साहब का सपोर्टर, या कोई मियाँ साहब खुद ही आ गए हैं गालियां सुनते सुनते, अब आपको रुकना पड़ गया। या आपको जो है आप मियाँ साहब के सपोर्टर हैं और आप खान साहब के पीछे पड़े हुए हैं, तो भी आपको रुकना पड़ गया। इसमें या आप जो है वो कभी ऐसा होता है कि खवातीन में वैसी एलिमेंट जो है वो रिसर्चर्स कहते हैं जाता है कि आप किसी के मुतल्लिक जो है वो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हों और वो बंदा भी जो है वो आ जाए, और आप फौरन से अपनी जो है वो चेंज ऑफ थॉट करें। ठीक है, तो वो क्या है, वो आपके पास जो है वो एब्रप्ट स्टॉप आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अब मुझे, मैंने ये सोचा, फिर मैंने क्या कहा, मुझे यहाँ पे रुक गया, चेंज ऑफ द थॉट, ओह इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक? अब एक सेंटेंस आपने करना है, इफ माई हस्बैंड वर अलाइव बट वाई लेमन द पास्ट। जी ये है जी, अब आपके पास इसको आप करेंगे, ये आपके साथ पेश कर दिया मैं। इफ माई हस्बैंड वर अलाइव बट वाई लेमेंट द पास्ट। यस पार्टिसिपेंट्स। जी क्विकली क्विकली क्विकली। नुक्ता भाई ये डैश कैसी लगाई है आपने? नहीं साहब, एक डैश लगानी थी, इतनी डैशेस जो हैं। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे एक और दूसरा रूल इसका डैश का देख लीजिए।
जब जो है आपके ऊपर कोई खुदा न खास्ता कोई मुश्किल वक़्त आन पड़ता है, मुश्किल वक़्त आन जाता है, कोई ऐसी मुसीबत आप आन पड़ती है, जिसमें सब के सब जो हैं वो छोड़ जाते हैं, कोई ऐसा ज़माना आ जाता है कि सब के सब आपको चीट कर देते हैं। अब जब आपकी थॉट्स जो है ना बिल्कुल स्कैटर हुई हुई हैं, ठीक है? आप जिस मौज़ू पे बात करना चाहते हैं ना वो मौज़ू बिखरा हुआ है। मिसाल के तौर पर आप लिखना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर वो स्कैटर्ड है। मैं जिस तरह से लिखूँ फ्रेंड्स, companions, relatives all left him in the lurch. अच्छा जी, लेट्स सी कि अब इनको जो है वो कौन कर सकता है? जी, इसके अंदर कॉमास का भी यूज़ होगा, ज़रा अटेंटिवली देखिएगा इसको, कॉमास का भी यूज़ होगा इसके अंदर। वेरी गुड नईम, नईम वेल डन, वेरी गुड नईम, वेरी गुड आमना बेटे। अच्छा जी, यहाँ तक तो बात होगी डैश के मुतालिक। अब हम अगली बात करते हैं और ये हमारे पास है जी हाइफ़न के बारे में। हाइफ़न, हाइफ़न जो है ना ये लाइन जो है वो शॉर्टर लाइन होती है, शॉर्टर लाइन देन डैश। डैश तो जो है वो थोड़ी-सी बड़ी लाइन होती है, ये शॉर्टर होती है, ये छोटी होती है। लेकिन ये इसका काम क्या होता है कनेक्ट करना, जोड़ना। किनको ये जोड़ती है? ये जोड़ती है जी पार्ट्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स को। पार्ट्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स को ये जोड़ती है। क्लियर? अब देखिए जिस तरह से हम ये लिखते हैं ना पासर बाय, तो इसको जो जोड़ेगा वो जोड़ेगा आपका हाइफ़न जो है, ठीक है? जब आप लिखते हो सन इन लॉ, तो आप जो हैं वो इनको इस तरह से जोड़ते हैं। यस, वेरी गुड। जब आप लिखते हो मैन ऑफ वर्ड्स, ठीक है? कोई इस तरह से लिखते हो, तो ये हाइफ़न जो है, ये डिफरेंट कंपाउंड वर्ड्स को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है? हाइफ़न भी क्लियर हो गया, अब हमारे पास है जी पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस जिन्हें आप बचपन में छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट पढ़ा करते थे। अच्छा, ये हमारे पास होता है कि कोई आप बात लिख रहे हो, यू आर राइटिंग समथिंग और आप ये चाहते हो कि ये वाली राइटिंग जो है, ये वाली बात एक्स्ट्रा है, एडिशनल है, तो आप उसको भी ऐड करना चाहते हो। आसान है, पैरेंथेसिस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आखिर में हमारे पास है जी एपॉस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी, एपॉस्ट्रोफी। एपॉस्ट्रोफी जो है, आपके पास पहला तो इसका यूज़ है ओमिशन के लिए इस्तेमाल होती है। ओमिशन ऑफ वर्ड्स के लिए इस्तेमाल होती है। सो जहाँ पे आपको वर्ड्स को ओमिट करना होता है, वहाँ पे आप एपॉस्ट्रोफी को यूज़ करते हो। जिस तरह से आप ये देखिए जब डू नॉट को आप तोड़ के लिखते हो, ओमिट करते हो तो किस तरह से लिखते हो ज़रा ये बताइएगा? डोंट को किस तरह से लिखते हैं? या आई हैव को किस तरह से लिखते हैं एपॉस्ट्रोफी के साथ जो है? ज़रा इंडिकेट कीजिएगा, ज़रा बताइएगा। डोंट लिखते हैं, वेरी गुड। आई हैव को कैसे लिखते हैं आप लोग जो हैं वो? वेरी गुड सानिया बेटे, वेल डन नहीं बेटा, वेल डन, यस आई हैव, वेरी गुड। अच्छा और अब मुझे ये बताइए कि जब हमारे पास जो है ओमिशन के लिए इस्तेमाल हो गया, ठीक है जी? तो इसी तरह से हमें जो है वो किसी का जब प्लूरल बनाना होता है, उसमें हमारे पास जो है वो भी हम एपॉस्ट्रोफी ऐड करते हैं, ठीक है? जब हम ये लिखते हैं ऐड टू फाइव्स, ठीक है? ऐड टू फाइव्स एंड 4 टूज़, ठीक है जी?
तो ये देखिए इसके अंदर हमने अपॉस्ट्रोफी ऐड किया। अच्छा जी, अब जो है हमारे पास ये दोनों चीज़ें जो हैं वो क्लियर हैं। कल एक 10 नंबर का टेस्ट है, वो 10 नंबर का टेस्ट जो है वो नहीं बेटे, सीएसएस का पेपर साल 2010, 11, 12 ये तीनों पेपर शेयर हो जाएँ तो मोर देन इनफ। इसकी आपने पंक्चुएशन जो है, पैसेज आपके सामने होगा, पैराग्राफ आपके सामने होगा, उसको पंक्चुएट करके आपने वापस पे अपने जो है वो असाइनमेंट सबमिट करवानी। प्लस इसके साथ-साथ आपके साथ जो है हमने एक और काम कर लीजिए, चूँकि एमपी भी आ गया है, तो एमपीटी के हवाले से जो आपके ऊपर जो है नहीं ईडीएम्स बेटे अपलोड हैं, वहाँ पे हमारी ड्राइव के अंदर जो है ईडीएम्स अपलोड हैं, ईडीएम्स अपलोड हैं। सर डैश पैरेंथेसिस की जगह पर भी यूज़ हो सकती है इन सम केसेस। हुँ। नहीं, बेटे मेरा नहीं ख़्याल कि आपको डैश इस्तेमाल करनी चाहिए। डैश का मतलब जो होता है, वो कुछ और होता है, वो अब चेंज ऑफ थॉट के लिए इस्तेमाल होती है। पैरेंथेसिस वो ये बताने के लिए इस्तेमाल होती है कि ये मैं एडिशनल मालूमात दे रही हूँ। तो ये दोनों ही अगर एक-दूसरे की जगह इंटरचेंजेबल होती, तो कभी भी एक अलहदा से हम बात जो है, ये ज़रूरत ना पड़ती कि हम इसको पंक्चुएशन मार्क के तौर पर यूज़ करते। तो ये नहीं हो सकती, ठीक है? हाँ। नहीं बेटे एमपीटी के लिए ना जो कल की हमारे पास फाइल है ना इंग्लिश के लिए, वो हमारे पास फाइल होगी उसकी वोकैब्युलरी जो है वो। जो सीएसएस के पेपरों की वोकैब्युलरी अपलोडेड है ना आपके वोकैब्युलरी वाली फाइल आपने वो शेयर कर देनी है, ईमेल शेयर कर देनी है, ठीक है? वो वाला आपने ये दोनों फाइल शेयर कर देनी है और ये कल जो है होंगी। अभी तो हमने वो फाइल में से भी टेस्ट लेना है और जो बुक आप शेयर की है उसमें से भी इस्लामिक स्टडीज़ का टेस्ट है, तो वो हम जो है वो बात करते हैं। सानिया बेटे हम जो है ना ये रिक्वेस्ट करते हैं नईम साहब से ताकि इनका भी हम चेक करें कि नईम बेटा जो है वो कैसे एक्सप्लेन करता है। और ये बताइए सानिया बेटी का क्वेश्चन है कि ये कोटेशन के विदिन कोटेशन वाला मुझे रिपीट कर दें, बता दें। तो नईम ज़रा बताएँ बेटे भला आपको समझ आया ये? अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम बेटा। जी, सर जब पहले हम बात करते हैं कोटेशन की। कोटेशन के लिए हमेशा हम इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करते हैं कि जिससे कि बंदे की सेम टू सेम हमने बात कॉपी पेस्ट करनी है, उनको इन्वर्टेड कॉमास में हम ले आते हैं। हुँ, हुँ। उसके बाद आगे हम चलते हैं कि अगर कोटेशन के अंदर हमने और कोटेशन डालनी है, तो जहाँ पर पहली बात खत्म हो रही है उधर आप कॉमा लगाएं, फिर सिंगल कॉमा, जैसे डबल होता है इन्वर्टेड कॉमास में, इधर सिंगल कॉमा लगाएंगे। जो दूसरी बात उस कोटेशन के अंदर आ रही है जहाँ तक वो खत्म हो जाती है, फिर उधर कॉमा सिंगल बंद करेंगे, फिर नीचे आगे दूसरी बात शुरू कर देंगे जो पहले वाले के साथ राबत मुंसलिक थी। तो ठीक है, इस तरह एंड के ऊपर फिर हम इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अच्छा सानिया बेटी आई एम श्योर कि आपको पता चल गया होगा कि जब कोटेशन के अंदर कोटेशन आपने बतानी है बेटा तो उसमें आपने जो है वो सिंगल कॉमा यूज़ करना है, ठीक है? जैसे ये यहाँ पे देखें, आपके सामने ये एग्ज़ाम्पल भी है, ये जो है ये एक कोटेशन थी यहाँ पे लेकिन जब हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, ये कोटेशन के अंदर कोटेशन है तो वो फिर सिंगल हमारे पास जो है वो इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल होगा ना कि डबल होगा। ठीक है? क्लियर है आपको सानिया बेटा? इज़ इट फाइन? अच्छा जी, मुझे मीनव्हाइल जो हैं वो बाकी पार्टिसिपेंट्स ज़रा ये गाइड करें कि आप लोगों को जो है वो बुक जो नईम साहब ने शेयर की थी, उसमें से इस्लामिक स्टडीज़ वाला पोर्शन प्रिपेयर है आपका? थोड़ा लंबा था लेकिन आपके पास दिन भी 2-3 आपको मिल गए थे, तो इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन किस-किस का मुकम्मल जो है वो प्रिपेयर है? चूँकि हमें आज उसमें से भी क्वेश्चंस जो हैं वो हमने डिस्कस करने हैं, पूछने हैं एमपीटी के हवाले से। एक बुक जो है वो शेयर की थी सो जिनका मुकम्मल है दे आर रिक्वेस्टेड टू राइट मी इन द चैट बॉक्स। नईम साहब का मुकम्मल है और इनके अलावा और के अलावा इन्होंने मुकम्मल किए हैं जो अपना पोर्शन। नईम साहब के अलावा बाकी किसी ने भी नहीं किया, आमना बेटे और अनबाज़ जो हैं, सानिया कंप्लीट नहीं किया। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि पता चले कि कहाँ का आपका हुआ है, इनको आंसर देने की कोशिश कीजिए।
इमाम शाफी जो हैं वो किस कंट्री में पैदा हुए थे? इमाम शाफी किस कंट्री में पैदा हुए थे? अगर आंसर्स नहीं आएंगे तो फिर हम रिपीट इसको करेंगे, रेपिटेशन पे जाएंगे। ठीक है, गैस अच्छा है। इमाम शाफी मिस्र में पैदा हुए थे। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जो सीधे हाथ से काम करते हैं उसको क्या कहते हैं? जो काम हम सीधे हाथ से करते हैं उसको भला हम क्या कहते हैं? आई थिंक नहीं आपका उत्तर है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि पैगंबरों की सरजमीन किसको कहा जाता है? किस कंट्री को कहा जाता है पैगंबरों की सरजमीन? फ़लस्तीन को कहा जाता है। अच्छा नहीं बेटे, मैं ना ज़रा एक दफ़ा वो फ़ाइल को दोबारा से ज़रा देख लेता हूँ और मैं इसमें से ही जो है वो देखता हूँ कि ये कहाँ पे है पोर्शन, जो किताब आपने भेजी है, और उसमें से मैं पेजेस जो हैं वो असाइन कर देता हूँ। क्या ख़्याल है? जैसे हम पेजेस असाइन करेंगे आई थिंक तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। पेजेस जो हैं वो असाइन करेंगे तो आपको भी पता होगा कि हमें यहाँ से यहाँ तक पढ़ने हैं। इससे शायद आपको सेक्शन का भी जो है वो पता नहीं चल रहा। तो अब हम एमपीटी की तरफ ज़्यादा हम अपना इंक्लाइंड जो है वो करेंगे ये बाकी जो दिन है। अच्छा इसमें मेरा ख़्याल है कि एंड पे फिर बिल्कुल एंड पे जो है वो सेक्शन होगा। ये फ़ाइल अभी मैंने अपने सामने खोली, ओपन की है। अच्छा जी, तो ये मेरे पास जो है वो ओपन हो गया फ़ाइल। ठीक है। वैसे पीडीएफ पे पढ़ना आप आई थिंक आपको थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा होगा, क्योंकि पीडीएफ में मोबाइल फ़ोन पे पढ़ना और देखना डेफ़िनेटली इट इज़ एन हरक्यूलियन टास्क, लेकिन फिर आपको जो है वो करना तो पड़ेगा। अच्छा पार्टिसिपेंट्स, अहादीस हैं, ठीक है। इस्लामिक स्टडीज़ वाला पोर्शन मेरे सामने आ गया है और अभी मैं इसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है कि ये जो मेरे पास है, मैं इसके साथ टैली करना चाह रहा हूँ। मज़ाहिब आलम जो है, उसके बाद जी अंबिया कराम हैं, सारी की सारी फ़हरिस्त वही है जो कि मैं देखना चाह रहा हूँ। अच्छा, अच्छा पार्टिसिपेंट्स ये जो है ना मेरे पास 270 277 पेज है। इसमें आपने कल मज़ाहिब आलम पहला स्क्रीन शेयर कर दें। अच्छा, यार ये मेरे फ़ोन की स्क्रीन शेयर हो सकती है? हाँ, फिर इसको करवाएँ ज़रा। अच्छा बट मैं ज़रा ना कोशिश करता हूँ, अगर हम इसको कर सकें ना, तो मैं आपके साथ करता हूँ। लेकिन उसके लिए रिकॉर्डिंग्स हमें यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। मैथ का एक पोर्शन डिफाइंड है नहीं, तो मैथ जो है ना, मैथ के सेक्शन जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं कि हम उसको जो है वो कवर अप कर सकें, और उसके लिए जो है आई डोंट थिंक सो कि कोई बड़ा मुश्किल मैथ होगा, लेकिन फिर भी रिकमेंडेशंस यही हैं कि आपको जो है वो 9th-10th का 6 से लेके 10th तक के मैथ को जो है वो एक दफ़ा गुज़ार लेना चाहिए अपनी कलम से। 6 से लेके मैट्रिक तक का जो मैथ है, उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है? 6 से 10th तक जो मैथ देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब हम जो हैं वो चलते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ। वो फ़ाइल कितने लोगों ने तैयार की है जो मैंने शेयर की हुई है आपके साथ? सो वो फ़ाइल कितने लोगों ने की है जो? नईम साहब की है, सानिया साहिबा ने की है और बाकी पार्टिसिपेंट्स ने लिखा। ये तो एक आसान फ़ाइल थी जो मैंने शेयर की थी। अब बताइएगा कि पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट अ नेशनल ऑर्गनाइज़ेशन वाज़ एस्टैब्लिश्ड इन द पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कब जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था? किस साल जो है वो? जी पार्टिसिपेंट्स 1947, 8, 9 या 1915? एनी रैंडम गेस? कोई तुक्का? 1947 में एस्टैब्लिश किया गया था। अच्छा मुझे ये बताइएगा
कि आर्टिकल कौन सा है 1973 का जिसको was amended through the 24th constitutional amendment? कौन सा आर्टिकल था जिसको अमेंड किया गया था 24वीं आयन की तरमीम के साथ में? वेरी गुड जी, आर्टिकल 51 जो है वो ऐसा है जिसको जो 24th अमेंडमेंट के साथ जो है वो तब्दील किया गया। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स हुई थी 2017 में, पाकिस्तान ने कितने गोल्ड मेडल्स उसमें जो है वो विन किए थे? बल्कि मेडल्स, गोल्ड नहीं, सिर्फ मेडल्स जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में कितने मेडल्स आए थे? 12 मेडल्स पाकिस्तान के हिस्से में आए थे। ठीक है, 12 मेडल्स जो है पाकिस्तान ने विन किए थे। WHO की 2015 की रिपोर्ट है, पाकिस्तान के अंदर एवरेज एज कितनी होती है? एवरेज एज कितनी होती है सब लोगों की? 66.4। ये फाइल जो है आप दोबारा प्रिपेयर करेंगे, ये वाली फाइल। और कल की जो असाइनमेंट्स हैं, नहीं बेटे, वो 3 असाइनमेंट्स हैं। पहली वो तीनों को पंचुएट करना, वो पेपर्स काइंडली शेयर कर दीजिएगा। दूसरा इस्लामिक स्टडीज को तैयार करना, और फिर इसके अलावा जो है लास्ट पे आपने क्या करना है कि ये फाइल और कल की 28 वाली जो है वो फाइल वो करनी। कल की 28 वाली फाइल इंग्लिश की फाइल होगी आपकी, जिसमें आपके पास जो है वो एंटोनिम्स होंगे। नहीं बेटे, वो इडियम्स वाली फाइल भी शेयर कर दीजिएगा, इडियम वाली और वोकैबुलरी वाली। कल जो है वो फिर हम काम काफ़ी हो गया है, इडियम सारे के सारे रिवाइज करने हैं। इसके अलावा वो पंचुएशन वाले पैसेजेस को आपने पंचुएट करना है, फिर वोकैबुलरी को तैयार करना है, फिर इस्लामिक स्टडीज़ को देखना है, और 28 वाली जो फाइल होगी वो भी तैयार करना है। ठीक है? तो एमपीटी आ रहा है, तो एमपीटी के लिए हम और बिल्कुल पूरी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा होगा काम थोड़ा-थोड़ा बढ़ गया है। ठीक है जी? तो एमपीटी को बड़े ढंग से देख लें, तैयार करें, और इंशाल्लाह आई एम श्योर कि एमपीटी में से आप लोग ऐसे ही गुज़र जाएँगे आसानी से। मेहनत पूरी करें, एमपीटी हम भी एमपीटी, सॉरी ये समझा नहीं बेटे। तो बाकी जो हैं वो तमाम चीज़ें आपके साथ मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। कोई भी क्वेश्चन हो रह जाएँगे। जी, जी, एमपीटी तक इंशाल्लाह आप सलामत रहेंगे। लेकिन जी, पार्टिसिपेंट्स अपना बहुत सा ख़्याल रखिए। नहीं बेटे, वो पेपर अच्छे ताकि बाकी पार्टिसिपेंट उसे अटेम्प्ट कर सकें, और कल इससे अगली जो हमारी क्लास है, इंशाल्लाह उसमें बाकी चीज़ें भी होगी, लेकिन ये वीक हमारा प्रेज़ेंट कंपोज़िशन का वीक है। इसमें हमारी जो अगला टारगेट होगा, वो प्रेज़ेंट कंपोज़िशन के पेपर में से ही होगा, और उसी पेपर को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। खुदा हाफ़िज़।